नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भट्टागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्य मनोनीत, जहां रजनीकांत महेश्वरी, साकेश मिश्रा, लालजी निर्मल एमएलसी बने हैं। आरिफ मंसूर, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा भी एमएलसी बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मनोनीत किया है। यूपी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी दी है। बीजेपी ने राज्यपाल को 6 सदस्यों के नाम भेजे थे। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर बीजेपी कोटे से एमएलसी बने हैं। बीजेपी में जाने वाले एएमयू के पहले चांसलर होंगे तारिक मंसूर। तो 6 सदस्यों के नाम भेजे गए थे बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को, जिसको लेकर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और ऐसे में 6 एमएलसी मनोनीत हुए हैं। इसी के साथ तो बीजेपी में जाने वाले एएमयू के पहले चांसलर होंगे तारिक मंसूर। तो 6 एमएलसी मनोनीत किए गए हैं। यूपी विधान परिषद में रजनीकांत महेश्वरी, साकेश मिश्रा, लालजी निर्मल एमएलसी बने हैं। आरिफ मंसूर, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा भी एमएलसी बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मनोनीत किया है। तो वहीं इसी के साथ यूपी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी दी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए 6 एमएलसी मनोनीत किए गए हैं और राज्यपाल ने मोहर लगाई है। इसी के साथ क्या कुछ और खास रहेगा इसमें? किस तरीके से समीकरण को बांधते हुए ये प्रस्ताव तैयार किया गया? बिल्कुल बात करें तो जो 6 चीजों का मनोनयन हुआ है उसमें तमाम चीजों का ध्यान रखा है। जातीय समीकरण, साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा है। जबकि निकाय चुनाव है उसके बाद में अगले साल लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर परफॉर्मेंस करेगी उतना बेहतर वो केंद्र में परफॉर्मेंस कर पाएगी। साकेत मिश्रा को जो है विधानसभा परिषद सदस्य बनाया गया। साकेत मिश्रा नितिन मिश्रा हैं। नितिन मिश्रा वो है जो सीधे पीएमओ से कनेक्ट हैं और नरेंद्र मोदी से काफी खास बने जाते हैं। और नितिन मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि वो आईपीएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने बैंकिंग सेक्टर चुना था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका चयन हुआ। उसके बाद रजनीकांत महेश्वरी का चयन किया गया। लालजी निर्मल दलित समाज आते हैं, अम्बेडकर महासभा है उसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं और इसमें वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनको भी विधान परिषद सदस्य बनाया गया। रामसूरत राजभर जिनको कहीं कहीं राजभर समाज के वोट है उसको साधने की कोशिश की गई। हंसराज विश्वकर्मा इनको भी जो बनाया गया और इनको भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में ध्यान रखते हुए एमएलसी बनाया गया। इसी तौर पर रजनीकांत महेश्वरी को बनाया गया है। तमाम नाम है जिनको विधान परिषद भेजा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा चुनाव दौरान कहीं ना कहीं इस चीज का छाप दिखाई देगी कि एमएलसी में किसका चयन हुआ, क्योंकि जब वोटिंग पड़ेगी, जब चयन होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव प्रचार करेंगे तो साफ तौर पर कहेंगे कि हर समाज के लोग को हमें प्रतिनिधित्व दिया। तो इसी तौर पर इन चीजों का ध्यान रखते हुए भी जो मनोनयन। बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर। सीएम योगी ने दुग्ध उत्पादन की स्थिति की समीक्षा की है। निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के प्रबंधन संग्रह की समीक्षा की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पात्र लोगों को लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए, ये कहा गया है। 6719 गौ आश्रय स्थलों में 11.33 लाख गौवंश संरक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में कोई भी गौवंश निराश्रित ना हो। गौ आश्रय स्थल में 4 भूसा की भरपूर व्यवस्था हो, तो ये भी आदेश दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़े और महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, जहां गौ आश्रय स्थल में चारा भूसा की भी भरपूर व्यवस्था हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और इसको लेकर डीबीटी के माध्यम से बताया जा रहा है कि पैसे भी ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु रहे? चलिए, शायद अश्विनी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय आया है।
जहां शहरी क्षेत्रों में कोई भी गौवंश निराश्रित ना हो, इसको लेकर सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है सभी को। गौ आश्रय स्थल में चारा और भूसे की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौवंश को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के प्रबंधन संग्रह की समीक्षा की है। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं गौवंश पालकों को और इसके लिए उनकी मदद भी की जाएगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौवंश को लेकर समीक्षा की है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी गौवंश संरक्षक स्थलों पर केयर टेकर तैनात किए जाए, साथ ही साथ गायों को समय समय पर घुमाने को भी ले जाया जाए। गौवंश की बीमारी का या मौत के समय केयर टेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करें। यह भी सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गौवंश निराश्रित न हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 6,719 निराश्रित गोवंश संरक्षण स्थल हैं, जिसमें 11,33,000 जो हैं गोवंश संरक्षित हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा 20 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक इसे विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1,23,000 जो गोवंश है वो संरक्षित किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो जहाँ गोवंश संरक्षित किए गए वो जिला है संभल, मथुरा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, संतकबीरनगर, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ करके कहा है कि गौवंश की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। साथ ही साथ हर महीने 25 से 30 तारीख के बीच में समीक्षा की जाएगी कि आखिर गौवंश की स्थिति कैसी है, उनकी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। उसकी रिपोर्ट जो होगी वो एडीओ पंचायत और बीडीओ या जो है, साथ ही साथ जो पशुपालन अधिकारी है, ये बनाकर के जिले स्तर भेजेगा, जिला शासन स्तर पर जाएगी। निश्चित तौर पर गौवंश को लेकर के मुख्यमंत्री पहले से काफी लग रहे, जब 2017 सरकार बनी थी तब से उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गौवंश की जो हत्या करते हैं उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, के तहत मुकदमे दर्ज होंगे। साथ ही साथ गौवंश संरक्षण को लेकर के हर जिले में गौवंश केंद्र बनाया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की समस्या है, सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश है कि इससे कोई भी खिलवाड़ या फिर लापरवाही बर्खास्त। बिल्कुल, और इसके माध्यम से दुग्ध उत्पादन भी कहीं ना कहीं बेहतर हो, इसको लेकर भी ये निर्देश जो है महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अब खबर माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का मामला, जहां सीजेएम कोर्ट में आज होगी मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की गुहार लगाई है। पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। राजपुर के बाल सुधार गृह में रखे गए हैं दोनों बेटे। तो नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की गुहार लगाई गई है। पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया गया है। तो राजपुर के बाल सुधार गृह में रखे गए हैं दोनों बेटे। तो आज शाइस्ता परवीन की याचिका पर सुनवाई होगी, जहां 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का ये पूरा मामला है और इसको लेकर शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी ने याचिका डाली थी और उस पर आज सीजेएम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई की जाएगी। लखनऊ से अब खबर कारागार मुख्यालय के कंट्रोल रूम में वीसी से हुई मीटिंग, जहां प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार और डीजी जेल एसएन साबत ने की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। प्रदेश भर के सभी जेल अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक हुई है। कारागार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत अहम अंग है, ये कहा गया है। सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करना है। जेलों में अनुशासन कायम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। अधिक से अधिक बंदी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम के दायरे में लाए जाए। जेलों में बंद टॉप 10 और बड़ी जेलों में टॉप 20 बंदियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कैदियों की अचूक निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेल स्टाफ में सत्यनिष्ठा जांची जाए और कर्तव्य निष्ठा को अहम जिम्मेदारी दी जाए। किसी विशिष्ट बंदी को कोई विशेष अनुकंपा या सुविधा ना दी जाए। जेल में तलाशी की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश है। जिला प्रशासन या पुलिस कमिश्नर के साथ तालमेल रखकर कार्य किया जाए।
मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। छोटा हो या बड़ा दुकानदार, सभी को लाइसेंस नगर निगम से लेना होगा, अन्यथा उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा दुकान में मौजूद सामग्री जब्त की जाएगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी पुलकित खरे और नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा 3 तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं। लाइसेंस लेने का नियम 1 अप्रैल से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत आज जनपद मथुरा के नगर निगम मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंतर्गत 3 लोगों को लाइसेंस से अधिकृत करा गया है। प्रदेश में ये दूसरा नगर निगम है जिसमें इस प्रकार की पहल करी गई है। इस लाइसेंस देने का अर्थात मतलब ये रहता है कि कुछ जिम्मेदारियां इन विक्रेताओं की बन जाएंगी। ये लोग सिर्फ कुछ प्रकार के ही प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। ये अन्य प्रोडक्ट्स के साथ तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करेंगे। किसी भी कम उम्र के यानी 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को नहीं बेचेंगे है। और इस प्रकार अभी और भी शहर में ड्राइव चलाने की आवश्यकता है। अब की जे हो गई, के चोरी हो गई, साहब आता घर में हाय में खत्म होगा। 5 आदमी हम सोते डे थे हम तो तलियां उनका काऊ खाए पाए भी घर में कोई था क्या? अकेले कोई नहीं था? अब को नहीं है, कोई बच्चा तो है ही साहब आवे हल्का सा। अच्छा, तो क्या क्या सामान चला गया आपका? गैस चलोगा, जो चीजें बचते हैं चाहे सोने की मांग चली है, जो हाय है वह हाफ पेटी है, बिछुआ है, पाले हैं। यहाँ चोरी हुई सर। क्या क्या सामान चला गया? सामान तो सर जो कुछ सर के घर में था वो सब चला गया। कितनी कीमत का सामान चला गया लगभग? 2-1 लाख से ऊपर तो है ही सर। महोबा में युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दी है। आत्महत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन की टक्कर से युवक के छत विक्षिप्त हो गया है। युवक की मौत में परिजनों में कोहराम मचा दिया है। तो आत्महत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां एक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ लॉक मोबाइल को अनलॉक करता था बल्कि उसका MEI नंबर भी बदल देता था, जिससे पुलिस को लूटे गए मोबाइल की ना तो लोकेशन निकाल पाती थी और ना उसे तलाश कर पाती थी। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 1 दर्जन लूटे गए मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही अनलॉक करने और MEI नंबर बदलने का सॉफ्टवेयर भी बरामद हुआ है। आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना रुख साफ कर दिया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक अपने नाम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या यूपी कैबिनेट के मंत्री हो, सभी को जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मैदान पर उतरना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि सभी पार्टी मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में एक बार फिर से चुनावों में बुआ और भतीजे की जोड़ी चुनाव में जल्द ही देखने को मिलेगी। यूपी चुनाव में इस बार बुआ और भतीजे की जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार बुआ तो ही रहेंगी, लेकिन भतीजा आकाश आनंद होंगे। आने वाले चुनाव में आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हैं, यानी कि उन कंधों पर एक बार युवा वोट बैंक का भार पड़ने वाला है। मायावती अपने भतीजे को स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव मैदान में उतारेंगी और फिर युवाओं को एक साथ लाने का काम उन्हें सौंपा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आकाश आनंद को मिलने वाली जिम्मेदारी की, तो इस बार के निकाय चुनाव में ही फैसला हो जाएगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव में उनको कैसे उतारेंगी, क्योंकि पहले ही मायावती उन्हें बीएसपी कोऑर्डिनेटर का पद दे रखा है या पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो पे का कहना है कि मायावती उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दें, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके लिए ये निकाय चुनाव ही किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो फिर न उन्हें लोकसभा की जिम्मेदारी मिलेगी। मायावती अपना उत्तराधिकारी अगर आकाश को बनाने जा रही है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और देखा जाए तो पारिवारिक मामला है।
बेचारी सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक परिवार की तरह चलती हैं। प्रॉपर्टी की वसीयत जिस तरह होती है उस तरह पार्टी की वसीयत अपने उत्तराधिकारियों को कर देती, तो उसी तरह इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो अपना उत्तराधिकारी आकाश को चुनती। जहाँ तक रही आगामी चुनाव की सवाल, तो मुझे लगता है कि उनके भतीजे की परीक्षा निकाय चुनाव में हो जाएगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हो जाएगी। ऐसे ही करके मुलायम सिंह यादव ने तस्तरी में परस के सत्ता दी थी अखिलेश को, और लगातार 4 चुनाव अखिलेश हार चुके हैं उसी विरासत को लेके। तो मुझे लगता है विरासत की लड़ाई में जो आगामी आने वाले युवराज हैं लगातार फेल होते जा रहे हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, और चाहे मायावती का नया भतीजा आकाश हो। जहां एक तरफ 2019 में सपा और बसपा एक साथ मैदान पर उतरे थे, जहां बुआ की भूमिका मायावती और भतीजे अखिलेश यादव की भूमिका में थे, लेकिन इस बार भतीजे की भूमिका आकाश आनंद निभा रहे हैं। ऐसे में सपा के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि मायावती अपना ही दलित वोट बैंक बचाना चाहती हैं, जिसके लिए आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना चाहती हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अपनी पार्टी को बचाना चाहती हैं, ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। कौन सी जिम्मेदारी बहन जी देना चाहती हैं आकाश आनंद को? बीजेपी से सांठगांठ की, या दलितों की, या दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है उस पे लड़ने की, या जो उन पे आरोप लगते हैं लगातार कि वो अपने कैडर वोटर को बेच देती हैं, ये तय करना है बीएसपी को कि वो कौन सी जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को देना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ये जरूर उम्मीद करती है कि बीएसपी को अपना रिफॉर्म करना चाहिए। बड़ा नुकसान दलितों, पिछड़ों का हुआ है सिर्फ इस वजह से कि मायावती जी कमज़ोर रहीं, मायावती जी खामोश रहीं, मायावती जी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ की। आज अगर पूरे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो उसका अगर कोई कसूरवार है तो बहन जी है। क्योंकि बीजेपी को ताकत देके, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ जाती तो 2022 में बीजेपी की सरकार न बनती। वहीं अगर आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी जिम्मेदारी देती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अपने आप को साबित करें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मजलाल खाबरी का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसी को भी जिम्मेदारी दें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनके पास युवा हैं। आखिर उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? इस बेस पे युवाओं को जोड़ेंगे। युवाओं को आज तक उन्होंने दिया क्या है? बेरोजगारी में बढ़ोतरी करने के अलावा उन्होंने क्या दिया है? युवाओं को जोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए। युवाओं को क्या देंगे? सरकार में है नहीं, सरकार में आना नहीं, तो कैसे युवा जुड़ेंगे? युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए आज की तकनीकी शिक्षा, युवाओं को चाहिए हर हाथ को काम। तो ये काम कौन देगा? ये कौन सा प्लान लेके आएंगे बुआ और बुआ जी कि हम युवाओं को ये काम दे देंगे? क्या है प्लान? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार सभी पार्टियों ने अपनी रूप और रेखा साफ कर दी है। ऐसे में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने भतीजे का हाथ पकड़ लिया है। आखिर ये हाथ कितना आगे और चलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार बुआ और भतीजे की जोड़ी में जहां पिछले चुनाव 2022 के चुनाव में जहां अखिलेश यादव नजर आए थे, तो वहीं इस बार भतीजे का रोल अदा करने के लिए उनके अपने भतीजे आकाश आनंद नजर आएंगे। यानी कि साफ हो चुका है कि आगामी चुनाव पे रणनीतियां बननी बीएसपी की तय हो चुकी हैं, लेकिन इस जोड़ी में क्या कितना धमाल होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव की बड़ी तैयारियां बीएसपी के कंधे पे है, और ऐसे में आकाश आनंद इस पे कितना खरे उतरते हैं ये बड़ी बात होगी। लखनऊ से अब खबर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की बड़ी पहल, जहां हिंदी भाषा को लेकर एलयू कुल सचिव ने सभी संकायाध्यक्ष को पत्र लिखा है। नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी में पुस्तकें संचालित करने को लेकर पत्र लिखा गया है। आगामी सत्र के दौरान हिंदी में पढ़ाई और परीक्षा कराने की रूपरेखा क्या है? आगामी सत्र में नई पुस्तकों का हिंदी में संकलन कितना है? कई विभागों में अंग्रेजी में पुस्तकें हैं, उन्हें हिंदी में उपलब्ध में कराने की कार्य योजना क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने 8 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। तो कई विभागों में अंग्रेजी में पुस्तकें हैं, उन्हें हिंदी में उपलब्ध कराने की कार्य की योजना क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब लिए गए हैं और इस जवाबों के लिए ही ये पत्र लिखा गया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है।
कन्नौज जिले के तालग्राम थाना इलाके में पूर्व प्रधान तोताराम के अवैध साम्राज्य पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुनादी कराने के साथ लगभग 12 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को जब्त किया है। तोताराम के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इस दौरान उपजिला अधिकारी अशोक कुमार भी मौजूद रहे हैं। आज थाना तालग्राम क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त तोताराम की अवैध तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है, उसे सरकार के पक्ष में पुर किया गया है। यह अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में जेल में निरुद्ध है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज थाना तालग्राम। और अब खबर रायबरेली से है, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आज इसी कड़ी में अखिल भारतीय किसान महासभा ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि दशकों से सरकारी जमीनों में आवास पट्टा देकर उन्हें वैध किया जाए। रायबरेली जिले के 4 ब्लॉकों में हम लोगों ने धारावाहिक एक आंदोलन का कार्यक्रम लिया है, जिसमें रायबरेली के हर ब्लॉक पे कार्यक्रम है। जिसमें पहले चरण का कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसमें रायबरेली सदर है, सलोन है, डलमऊ है और जो है राही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सवाल उठाया है वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग दशकों से पीढ़ियों से बसे हुए हैं और उनको उजाड़ देने के लिए, सरकारी ज़मीनों में बसे हुए हैं, तो उनको उजाड़ देने के लिए 1 से 15 का नोटिस भेजा जा रहा है। उनके ऊपर हजारों लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। रायबरेली जिले के हम लोग ओला बेड़ से हुए किसानों का नुकसान, उसका सरकार मुआवजा दे। सरकार के मानक के हिसाब से 1 बीघे में 10 से 12 कुंतल गेहूं पैदा होता है, मगर हम मान रहे हैं कि 10 कुंतल गेहूं पैदा होता है, जिसमें कि आज हमारा ओला बेड़ से 50 से 55 या 60% किसानों का नुकसान है। हम उसमें जो है आज जो है 10,000 रुपये 12,000 रुपये बीघे सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ओला बेड़ से जो हुआ नुकसान। नोएडा से अब खबर कोरोना मामलों में इजाफा को लेकर एक्शन में जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेक्टर 60 नोएडा में बनाए गए कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और टेस्टिंग पर विशेष ध्यान रखे। कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर को भी जारी किया गया है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। हाथरस के एक स्कूल में अब आपको लेकर चलते हैं, जहां छात्र छात्राएं रो रहे हैं। दरअसल विदाई कार्यक्रम था और छात्रों को भावुक देखकर टीचर भी अपने आंसुओं। टीचर मैं हूँ और मेरी क्लास में 109 बच्चे निकलते थे, उसमें 60 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे। तो आज फेयरवेल हुई है, रिजल्ट कार्ड मिला, बच्चों को बधाई समारोह था, तो बच्चे बहुत भावुक हो गए। उनके सभी मम्मी भावुक हैं, बहुत लगाव रहा है बच्चे हमारे संग। बच्चे तो क्लास 1 से 8 तक पढ़ते थे, यहाँ कुछ 6 से 8 तक आए, तो इतना लगाव हुआ। बच्चियाँ मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब मैं इनके संग बहुत सारे प्रोग्राम भाग लेती थी। बच्चियाँ मेरी बहुत एक्टिव थी और मुझसे मतलब वैसे सभी लोगों से लगाव है। अब जो क्लास टीचर होते हैं तो उससे ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए थोड़ा बच्चे ज़्यादा भावुक। सभी क्लास का जा रहे थे तो बच्चों को बहुत दुख हो रहा था यहाँ से जाने, तो इसी वजह से बच्चे सब हो रहे थे, बहुत भावुक हो रहे थे कि हम सभी टीचर से भी लगा रहे उन्हें। अब हम जाएँ 8 क्लास टीचर। ऐसा कभी पहले देखा गया था कि बच्चे रोते हुए जाएँ यहाँ से? रोते हुए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही था बच्चों को, ऐसा पहले नहीं। आप सब टीचर भी रो रहे थे, बच्चे भी रो रहे थे? स्कूल से विदा होते वक्त कई बच्चे शिक्षकों को पेन और तमाम सामान भी भेंट करके गए। शिक्षकों ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। बहरहाल इस स्कूल को देखकर गुरुकुल परंपरा की याद ताजा हो गई। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हाथरस से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।